12th English Poetry Summary Video. Chapter number 5 An Epitaph वाल्टर डीला मेयर के द्वारा लिखा गया है। An epitaph is a beautiful poem composed by an English poet वाल्टर डीला मेयर। An epitaph एक सुंदर कविता है। An epitaph is a beautiful poem composed by लिया गया है या लिखा गया है an English poet वाल्टर डीला मेयर के द्वारा। In this poem इस कविता में The poet expresses his sad feelings कवि व्यक्त करते हैं अपने गम को sad feelings अपने गम को For a lady एक औरत के लिए The lady belongs to the best country औरत संबंध रखती है पश्चिमी देशों से But the poet feels the beauty, even the rarest beauty, also vanishes with the passage of time. But the poet feels लेकिन कवि महसूस करते हैं But the poet feels the beauty सुंदरता even the rarest beauty यहाँ तक कि सुंदर से सुंदर मतलब बहुत अच्छा से अच्छा सुंदरता ब्यूटी ऑल्सो वैनिसेज भी समाप्त हो जाती है विथ पासेज ऑफ टाइम समय बीतने के साथ देयर इज़ नो वन कोई नहीं होता है देयर इज़ नो वन टू रिमेंबर दिस ब्यूटी याद करने वाला दिस ब्यूटी टू रिमेंबर दिस ब्यूटी After the person dies व्यक्ति के मरने के बाद People see good work लोग देखते हैं अच्छे काम को People see good work left behind by a person जो छोड़ दिए जाते हैं एक आदमी के द्वारा Citation of these pieces of work adds to the beauty of an epitaph सिटेशन ऑफ दिज पीसेस ऑफ वर्क इस प्रकार के जो कविताएं हैं एड्स टू द ब्यूटी ऑफ एन एपिटाफ जो एन एपिटाफ है उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। अब छठा चैप्टर के पोएम है द सोल्जर उसके कवि रूपर्ट ब्रूक उसका समरी ये भी समरी है। The Soldier is a patriotic poem composed by an English bar poet Rupert Brooke. The Soldier एक देशभक्ति कविता है पोएम है composed by लिखी गई है या लिया गया है by an English bar poet मतलब बार पोएट के द्वारा। ये जो रूपर्ट ब्रूक है उनको बार पोएट भी कहा जाता है। इट प्रजेंट्स ए फाइन फीलिंग यह व्यक्त करता है ए फाइन फीलिंग को ऑफ ए सोल्जर एक सैनिक का इट प्रजेंट्स ए फाइन फीलिंग ऑफ ए सोल्जर द सोल्जर डज नॉट सी द वार एज ए हॉरोइंग इवेंट सैनिक नहीं देखता है युद्ध को एक भयावह घटना के रूप में हॉरोइंग इवेंट भयावह घटना के रूप में बट एज ए ग्लोरियस सेक्रीफाइस बल्कि एक गौरवमयी बलिदान के रूप में एवरी इंग्लिश सोल्जर इज प्रोटेक्टेड एंड ग्लोरीफाइड प्रत्येक अंग्रेजी सैनिक इज प्रोटेक्टेड सुरक्षित एंड ग्लोरीफाइड गौरवान्वित महसूस करते हैं इंग्लिश बाई इंग्लिश ब्यूटी
अपने अंग्रेजी सुंदरता के द्वारा। यह कविता जो है वो इंग्लैंड के कवि रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं, जो खुद एक सैनिक है और वहाँ की सैनिक का भावोदशा बता रहे हैं कि कैसे जो सैनिक है, द सोल्जर डज नॉट सी द वार, सैनिक वार मतलब युद्ध को नहीं देखते हैं किस प्रकार, एज ए हीरोइंग इवेंट, एक भयावह घटना के रूप में, बल्कि बट एज ए ग्लोरियस सेक्रीफाइस, बल्कि गौरवमयी बलिदान के रूप में। एवरी इंग्लिश सोल्जर, प्रत्येक अंग्रेजी सैनिक, एवरी इंग्लिश सोल्जर इज प्रोटेक्टेड, सुरक्षित, एंड ग्लोरीफाइड, और गौरवान्वित होते हैं बाय इंग्लिश ब्यूटी, अंग्रेजी सुंदरता के द्वारा। सोल्जर्स एक्चुअली नेवर डाई, सैनिक वास्तव में कभी नहीं मरते हैं, नेवर डाई, सोल्जर्स कभी नहीं मरते हैं, फॉर देयर मदरलैंड, अपने मातृभूमि के लिए। दे गेट, उन्हें प्राप्त होता है, वे पाते हैं, पीस एंड कंफर्ट, शांति और आराम, अंडर द हेवनली एग्जिस्टेंस ऑफ देयर कंट्री, उनके देश के हेवनली एग्जिस्टेंस के नीचे। देयर मदरलैंड फील्स प्राउड ऑफ देम, उनके माता पिता गर्व महसूस करती हैं उन पे, उन सोल्जर्स पे। एंड ऑलवेज रिमेंबर्स देम, और हमेशा याद रखते हैं उन्हें। दिस पोएम हैज यूनिवर्सल टोन, यह कविता जो है एक यूनिवर्सल टोन देता है, एक अंतर्राष्ट्रीय टोन देता है, ब्रह्मांडीय टोन देता है। अब अगला कविता पर आते हैं, जो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, रिटन बाय टी.एस. इलियट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, रिटन बाय टी.एस. इलियट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर टी मिस्ट्री, टी आ रहा है, मतलब मैकेविटी टी, मिस्ट्री टी, तो टी से हो गया टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट। अब वहीं से हो जाएगा टी मतलब 1888 इसका जन्म हुआ है, 1888 में इनका जन्म हुआ है, और हम इंग्लिश में बोल रहे हैं 1888, जबकि इसको 1888 बोला जाता है। तो इंग्लिश बोलने के लिए किसे नहीं आता है? 65वां को इंग्लिश बोलने के लिए नहीं आता है। तो ये भी समरी है, ये भी समरी है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज ए ब्यूटीफुल पोएम। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट एक खूबसूरत, एक सुंदर कविता है। कंपोज्ड बाय, लिखी गई है, एन इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेजी पोएट के द्वारा, जिनका नाम है टी.एस. इलियट। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कॉल्स मैकेविटी, द पोएट कॉल्स मैकेविटी, कवि पुकारते हैं मैकेविटी को, ए मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ली। अब क्यों पुकारते हैं? बिकॉज इट इज़ नेवर फाउंड, क्योंकि यह कभी नहीं पाई जाती है, एट द प्लेस ऑफ क्राइम, अपराध स्थल पर। अपराध स्थल पर। इट इज़ नेवर फाउंड एट द प्लेस ऑफ क्राइम, बट इट सीम्स, लेकिन ऐसा देखा जाता है, बट इट सीम्स एवरी टाइम मैकेविटी कमिट्स द क्राइम, हर बार मैकेविटी ही क्राइम करती है। द पोएट्स इम्प्रेशन, कवि का जो इम्प्रेशन है, ऑफ मैकेविटी के प्रति, इज़ वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ही कंपेयर्स इट टू नेपोलियन, जो कवि है वो कंपेयर करते हैं इसको नेपोलियन से, जो बिल्ली है ना, कैट, मैकेविटी,
उनका तुलना करता है नेपोलियन से। ही इज़ पावरफुल, कि वो पावरफुल है, इनर्जेटिक, इंटेलिजेंट एंड नेग्लिजेंट ऑफ हिज आउटवर्ड लुक। बाहर से वह क्या है, पावरफुल है, इनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, इंटेलिजेंट है, नेग्लिजेंट है, ऑफ हिज आउटवर्ड लुक। अब आउटवर्ड से लुक शुरू हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वह बाहर से सम्माननीय है। तो सम्माननीय क्यों है? बिकॉज हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड, क्योंकि उनका जो पैरों का निशान है ना, वो नहीं पाया जाता है। हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी क्रिमिनल फाइल, किसी भी जो क्रिमिनल का जो फाइल है ना, उस कभी नहीं पाया जाता है। एनी क्रिमिनल फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है जो अमेरिका के जो पुलिस होते हैं उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। पीपुल से, लोग कहते हैं, ही चीट्स एट कार्ड्स, वह अंदर ही अंदर, ही चीट्स, चीट करती है, अंदर ही अंदर, एट कार्ड्स, अंदर ही अंदर वो चाल चलती है। अब 8वां पोएम पर आते हैं। फायर हिम, रिटन बाय के.की.एन. दारूवाला। ये इंडियन पोएट है, के.की.एन. दारूवाला। दारू पी के आग जलाओ, दारू पी के आग जलाओ, फायर हिम। तो यहाँ यह कहाँ होता है? इंडिया में। तो ये इंडियन पोएट है, ये ट्रिक है भाई। फायर हिम इज ए ब्यूटीफुल पोएम, सब जगह वही है। फायर हिम इज ए ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोएट के.की.एन. दारूवाला। ये इंडियन पोएट है और कंपोज्ड बाय इंडियन पोएट के.की.एन. दारूवाला के द्वारा। वो तीनों थे इंग्लैंड के इंग्लिश पोएट थे, लेकिन ये जो है इंडियन पोएट है। इसके बाद जो आएंगे वो इंग्लिश पोएट है और उसके बाद इंडियन पोएट है। तो इट डिस्क्राइब्स, अब शुरू करते हैं। इट डिस्क्राइब्स, यह वर्णन करता है, द सीन ऑफ ए बर्निंग घाट, मतलब जलते हुए घाट का दृश्य के बारे में यह वर्णन करते हैं। वेयर द डेड बॉडीज़ आर बर्न्ड, जहाँ मृत शरीर को जलाया जाता है। द फायर लीव्स, आग छोड़ देता है। देखो, जलाया जाता है तो कहाँ जलाया जाएगा? आग में। तो आग से शुरू करेंगे। द फायर लीव्स, आग छोड़ देता है। बॉडीज़ हाफ बर्न्ड, अध जला। अब ऐसा करेंगे तो उनके पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। तो पोएट्स फादर अंडर एस्टिमेट्स, कवि के जो पिता है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, नीचा दिखाते हैं। द लास्ट राइट्स, मतलब अंतिम संस्कार, ऑफ वन रिलीजन, किसी भी धर्म के अंतिम संस्कार को नीचा दिखाते हैं। इस पर क्या होते हैं? इस पर जो है कभी गुस्सा हो जाएंगे। एट दिस, इस पर, द पोएट इज़ हर्ट, इस पर कभी क्रोधित होते, गुस्सा होते, हर्ट, उन्हें हर्ट होता है। ही ब्रेक्स, वे तोड़ देते हैं। द बाउंड्री, वे तोड़ देते हैं सीमाएं। ऑफ हिज ऑन रिलीजन, अपने खुद के जो रिलीजन हैं उनके जितने भी सीमाएं हैं उनको तोड़ देते हैं। ही परफॉर्म्स, वह निभाते हैं। द लास्ट राइट्स ऑफ हिज चाइल्ड, अपने बेटे का अंतिम संस्कार। गोइंग अगेंस्ट डिमांड्स, गोइंग अगेंस्ट, जा कर के विरोध में, किसके विरोध में? द डिमांड ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के विरोध में, अपने धर्म की मांग के विरोध में जाकर अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं। ही स्वेयर्स, वे शपथ खाते हैं। टू एंड, कि ख़त्म कर देंगे। द डिफरेंसेस का मतलब होता है जो भेदभाव है। एमॉन्ग ऑल रिलीजन्स, जितने भी धर्म हैं उनके बीच में जो भी भेदभाव हो रहे हैं उन भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ये कसम खाते हैं। अब 9वां पोएम है स्नैक, जिनके पोएट हैं डी.एच. लॉरेंस, एक कवि है डी.एच. लॉरेंस। स्नैक इज ए ब्यूटीफुल पोएम
composed by an English poet D.H. Lawrence. A Snake is a beautiful poem composed by an English poet D.H. Lawrence. In this poem, इस कविता में the poet curses, कवि जो है curses मतलब कोसते हैं। किसको कोसते हैं? ह्यूमन एजुकेशन, मानव की शिक्षा को। दैट कंपेल्स हिम, जो विवश कर देता है उन्हें, टू किल एन इनोसेंट स्नैक। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कर्सेज, कवि जो है क्रस करते हैं, कोसते हैं, ह्यूमन एजुकेशन। दैट कंपेल्स हिम, जो विवश कर देता है उन्हें, टू किल एन इनोसेंट स्नैक, एक निर्दोष सांप को मारने पर। अब स्नैक से ख़त्म हुआ तो स्नैक से ही शुरू करेंगे। ए स्नैक कम्स टू द वाटर ट्रॉफ, ए स्नैक कम्स टू द वाटर ट्रॉफ टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए आया था। वाटर ट्रॉफ मतलब होता है पानी के हौज, पानी के हौज के पास आया। टू ड्रिंक वाटर इन द हॉटेस्ट नून ऑफ समर, गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में। हॉट समर मतलब गर्मी की चिलचिलाती दोपहर, हॉटेस्ट नून मतलब चिलचिलाती दोपहर में। द पोएट गोज थ्रू मैनी क्वेश्चंस, कवि गुजरते हैं, गोज थ्रू गुजरते हैं, थ्रू मैनी क्वेश्चंस बहुत सारे प्रश्नों से, वेदर टू किल इट और नॉट, कि इसे मारे या नहीं मारे। वेदर टू किल इट और नॉट, तो मारे कि नहीं मारे, तो सांप को मार देना चाहिए। द पोएट्स नॉलेज फोर्सेज हिम, कवि की जो ज्ञान है फोर्स करता है उन्हें कि टू किल इट, मार दीजिए इसे। आफ्टर इट ड्रिंक्स वाटर, इसके पानी पीने के बाद, पहले पानी पिला लेते हैं उसके बाद इसे मारेंगे। एंड ट्राइज टू रिटर्न, और जैसे पानी पी के रिटर्न होने की कोशिश करेगा, ट्राई टू रिटर्न, इसको मारेंगे। बट इमीडिएटली, लेकिन होता क्या है, बट लेकिन इमीडिएटली तत्काल, तुरंत पश्चात, आफ्टर दिस एक्ट ऑफ किलिंग, मारने के इस कार्य के बाद, ही रिग्रेट्स ए लॉट, वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं, बहुत ज़्यादा पछताते हैं। अब आते हैं 10वां पोएम पर, जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। रिटन बाई, इनके कवि कौन है? तो इनके कवि नहीं, इनके कवित्री है कमला दास। कमला दास ये इंडियन पोएटेस है, भारतीय कवित्री है। तो इन दिस पोएम, इस कविता में, सी डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करती है, द डिजर्टेड कंडीशन, मतलब वीरान स्थिति का, डिजर्टेड कंडीशन, वीरान स्थिति, ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपने ग्रैंड मदर जो है उनके घर का, एंड हर ऑन लाइफ, और अपने खुद के जीवन का। यहाँ पर हर 3 बार आएगा, देखो। सी डिस्क्राइब्स द डिजर्टेड कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस, ये एक बार हुआ, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, एंड हर ऑन लाइफ, एंड हर ऑन लाइफ, यहाँ पर फुल स्टॉप। उसके बाद फिर हर से ही शुरू होगा, 3 बार लगातार हर आएगा, फिर 2 बार सी आएगा, फिर 2 बार पी आएगा। इस प्रकार से याद करिएगा। हर ग्रैंड मदर इज नो मोर, उनकी माता, ग्रैंड माँ जो थी, दादी, वो नहीं थी, जीवित नहीं थी। अब सी से 2 बार सी आएगा, एक बार सी है। सी फाइंड्स हर सेल्फ एलोन, वो पाती है अपने आप को अकेली। अब फिर से सी आया। सी लैक्स ऑफ लव, उन्हें कमी है प्यार की, इन हर लाइफ, अपने जीवन में। अब पी से शुरू होगा, 2 बार पी आएगा। द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द हाउस इज़ फियरफुल, घर की वर्तमान स्थिति भयावह थी, फेयरफुल भयावह थी, भयावह। द पोएटेस वांट्स, कवित्री चाहती है, टू टेक फ्रॉम दिस प्लेस, ले जाना फ्रॉम दिस प्लेस, इस स्थान से, एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, बाँ भर के अंधेरे को, डार्कनेस अंधेरे को, बाँ भर के अंधेरे को। कहाँ? एट हर हाउस, अपने घर में, जहाँ वो रहती है, वेयर सी लिव्स नाउ, जहाँ वो अभी रहती है। सी वांट्स, वह चाहती है, सी देखो सी भी 2 बार आया यहाँ पर।
शी वांट्स वह चाहती है, क्या चाहती है, टू पुट दिस डार्कनेस रखना इस अंधेरे को, कैसे, सेफली सुरक्षित, इन हर बेडरूम अपने बेडरूम में, टू रिकलेक्ट द मेमोरी ऑफ द पास्ट अपने पुराने यादों को तरोताज़ा करने के लिए। थैंक यू।